आयंस की स्टेबिलिटी को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, राइट। तो हमने कहा कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स उसके साथ लगे होंगे कार्बोकेटाइन के, तो चूंकि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन हुई भी होगी, यानी हाइड्रोजन नहीं होंगे उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे, यानी कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे। और हर वो चीज़ कि जो किसी आयन के चार्ज को कम करती है वो उसको स्टेबल बनाती है। इसी वजह से हमने कहा था कि मेथिल कैटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी अनस्टेबल है। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो भी बहुत अनस्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे हमने कहा था दैट इज काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड, कि सर्टेन कंडीशंस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जितना भी स्टेबल है तो क्या आयन ना, तो न्यूट्रल स्पीशीज़ की निस्बत तो अनस्टेबल ही होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर थ्री तो हैं सारे इंटरमीडिएट्स ही हैं। ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी, ये भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये नहीं फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होते, बीच में बनते हैं और फिर किसी एक स्टेप में अगले स्टेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी कैटाइन और मेथिल कैटाइन ये शायद बनते ही नहीं है। इस वजह से अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा प्रोपोज कर रहे हैं जिसके अंदर कोई प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है या मेथिल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आपको अपना रिएक्शन मैकेनिज्म रिव्यू करना चाहिए। ये मोस्ट प्लॉजिबल रिएक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, ये हमने कहा था। जब फिर आखिरी बात जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बात क्या हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज का ताल्लुक, आखिरी जो पैराग्राफ है 190 में, वो हमने पढ़ा था कि जूं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी, उसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं, कॉन्जुगेशन है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं होगा ऑन दैट कार्बोकैटायन और दैट कार्बन एटम, बल्कि इट वुड बी स्प्रेड अक्रॉस द मॉलिक्यूल। अब चूंकि वो स्प्रेड होगा, इसका मतलब है एक चार्ज सेंटर नहीं है उस मॉलिक्यूल में, और जब एक चार्ज सेंटर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्टिव उतना मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो हर वो चीज के जो कार्बन एटम के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को कम करके उसको स्प्रेड कर दे अक्रॉस द मॉलिक्यूल, वो उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगी और ज़्यादा स्टेबल बनाएगी। ऑलराइट, तो अब हमने फिर अगली बात ये कही कि इसी पेज के बिल्कुल आखिर में कि दो तरीके हैं जिनकी बिना पर मेथिल और दूसरे अल्काइल ग्रुप्स वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कार्बोकैटाइंस को स्टेबलाइज करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ना कि वो स्टेबलाइज करते हैं, राइट। अल्काइल ग्रुप्स कार्बोकैटाइंस को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। लेकिन सवाल पैदा होता है ना, कैसे भाई, ये तो हमने वैसे ही कह दिया कि बस चलो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, बाइपोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड्स। अगेन ये दोनों चीज़ें सेकेंड सेमेस्टर में फिर से आएंगी, लेकिन चूंकि हमने बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, लेट्स डू इट ऑलराइट। और ये आपको रियली मैकेनिज्म को समझने में, रिएक्शंस को समझने में हेल्प आउट करेगा। तो रिकॉल फ्रॉम सेक्शन 1.13, आई एम ऑन पेज 191 नाउ। Recall from section 1.13 that an inductive effect क्या था, is an electron donating or withdrawing effect, यानी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, of a substituent that is transmitted by the polarization of sigma bonds, right। हमने क्या कहा था, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके दरमियान में कोई और एटम है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, इनका बॉन्ड पोलर बन जाएगा, इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये अपने आगे वाले से लेना शुरू कर देगा, है ना। मतलब दो एटम्स हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बताइए, ये मुझे बॉन्ड बताइए, ये पोलर है या नॉन पोलर बॉन्ड है? नॉन पोलर। गुड, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है, राइट। तो दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, कोई पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फ्लोरीन के ऊपर, सॉरी कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन्स लगा दूं, अब क्या होगा कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड्स हैं, राइट। यस सर। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
कार्बन पे इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो अगर चाहिए कार्बन ही है, लेकिन अब ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर देगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, राइट। तो वो बॉन्ड जो कि पहले पोलर नहीं था, ये फ्लोरीन्स, और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये फ्लोरीन्स जिनका इन हाइड्रोजन से कोई बॉन्ड बना हुआ ही नहीं है, इन फ्लोरीन्स का हाइड्रोजन से कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इन्हीं तीनों फ्लोरीन्स की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि उससे इसका डायरेक्ट बॉन्ड है, और वो इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है ऑन हाइड्रोजन। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, सही। तो फ्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट है, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी जगह पे, फ्लोरीन की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, जैसे हम पढ़ रहे हैं उस वक्त से एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसकी जगह पे फ्लोरीन की जगह पे आर लगा दें अगर, ठीक है, तो ये अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन उनसे खींचेगा नहीं बल्कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ये आगे भी फिर देना शुरू कर देगा। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो इस चीज को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आर वी गुड? कि थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स पोलराइजेशन, ये जो जुमला लिखा हुआ था पिछले पेज के आखिर में, इंडक्टिव इफेक्ट बाय पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बॉन्ड जो कि वैसे पोलर नहीं है, कोई एक जरा सा फासले पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग जाता है और उसकी वजह से बॉन्ड्स राइज होना शुरू हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, या आप पढ़ लेंगे, या आप पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम 5.13 आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जिसके ज़रिए से एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को, तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, राइट। वो आगे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर देते हैं कार्बोकैटाइन के ऊपर से। दूसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या? इट रिफर्स टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड through a system of overlapping orbitals. Its application to carbocation such as ethyl carbocation can be described in terms of valence bond and molecular orbital theory. अब इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत सी थ्योरीज के ऊपर। मैं आपसे इतना कहूँगा कि चूंकि हमने हमारे ये नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, फॉर द टाइम बीइंग आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, बस इतना समझिए कि कार्बोकैटाइंस जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी कार्बोकैटाइंस को मेथाइल और अल्काइल ग्रुप्स जो हैं इसको वो करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। एक जुमला मैं चाहूँगा आपके जहन में रखिए, पेज 191 के आखिरी पैराग्राफ में पहला जुमला है और ये इटैलिक्स में दिया हुआ है। कौन पढ़ेगा? Only electrons in bonds that are beta to the positively charged carbon can stabilize their carbocation by hyperconjugation. Alright, good. तो ये कह रहे हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय हाइपर कॉन्जुगेशन? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को बीटा हों। बीटा का मतलब क्या है? जो कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, वो अल्फा कार्बन कहलाती है। उससे अगली कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। ऑलराइट, ठीक है? यस सर। यस सर। तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाले जो हैं उस बॉन्ड्स के, वो वाले हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा बीटा कार्बन क्या है, और बस दैट्स इट। आपको बस इतना पता हो कि इसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेबलाइज करते हैं। आई डोंट वांट यू टू गो इनटू टू मच डिटेल हियर। वही मैंने बंद कर दी। तो ये कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटाइन है। इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन है। ऑलराइट, इसके जो आगे बॉन्ड्स बने हुए हैं ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेबलाइज कर सकते हैं इस कार्बोकैटाइन को। ऑलराइट, ये कार्बोकैटाइन है, दोबारा बता दो। ये कार्बोकैटाइन है, इसके साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन है बीटा कार्बन। ऑलराइट, इस बीटा कार्बन के आगे बॉन्ड्स बने होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, हाइड्रोजन है या कार्बन है, जो कोई भी हो, लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये जो बीटा कार्बन के आगे बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के चार्ज को मिनिमाइज कर सकते हैं। आर वी गुड? यस सर। बीटा कार्बन के Yes, जो sir. बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये कैसे होता है? रेजोनेंस के से की ही एक शक्ल है, हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? कॉन्जुगेशन से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन ये क्या होती है? वी विल गो इनटू डिटेल बट नॉट नाउ। ऑलराइट, बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अ बिट मोर। ऑलराइट, अच्छा, पिछले उसके अंदर हमने ये जो सेक्शन 5.10 है कि इफेक्ट ऑफ अल्कोहल स्ट्रक्चर ऑन रिएक्शन रेट्स, तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगी और सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगी उनके रिएक्शन रेट स्लो होंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स का रेट फास्ट होगा, राइट? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, आई एम ऑन पेज 192। तो मुझे बताइए कि क्यों टर्शियरी अल्कोहल्स का रिएक्शन क्यों ज़्यादा तेज़ी से होगा, रेट फास्ट क्यों होगा? क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे। बिल्कुल, और जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, वो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ऑलराइट, तो ये इसने इस सिंपल से रूल को उसने इस पूरा सेक्शन 5.10 से, ये चूँकि हमने डिस्कशन की हुई है ना, तो सिंपल आसान सी बात ये है कि प्राइमरी का सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी का है, उससे ज़्यादा टर्शियरी का है। ये आपको जहन में रहना चाहिए। ये ऊपर दिया भी हुआ है इसने सेकंड पैराग्राफ में, ये डिटेल बस लिखा हुआ है ना। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है इसी सेक्शन का 5.10 का, इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बस ये चीज़ वजह क्या है और ये भी आपने एक्सप्लेन कर दी। ये कौन पढ़ेगा इटैलिक्स में सेकंड लास्ट पैराग्राफ पेज 192? Simply put, more stable carbocations are formed faster than less stable ones. इसको एक्सप्लेन कीजिए कि Basically, sir, हम बोल रहे हैं कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो ज्यादा जिस अल्कोहल का ज्यादा स्टेबल रहेगा ना कार्बोकैटायन, उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो भी ज्यादा फास्टर होगी। वेरी नाइस। तो चूंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर कैटायंस, राइट, नॉट एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज, तो चूंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है दूसरे कैटायंस की निस्बत, इसलिए उसका बनने का रेट ज़्यादा होगा, इसलिए उसके रिएक्शंस होंगे। वो ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन होगा। ऑलराइट, आगे उसके बाद उसने लिखा हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 मैकेनिज्म, और ये हमने करना है, लेकिन अभी इसको वील जस्ट लीव इट फॉर नाउ। फिर सेक्शन 5.12 है, आई विल डू इट आफ्टर द मिड टर्म, ऑलराइट, इफ विल सी। 5.12 सेक्शन है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स, ये अभी नहीं, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में रीअरेंजमेंट्स के टॉपिक है, उसमें हम करेंगे। सेक्शन 5.13 है reaction of methyl and primary alcohols with hydrogen halides, the SN2 mechanisms. We are on page 197, all right, page 197. शुक्रिया खुर्रम भाई, रूम रेडी है, 304 है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। खुर्रम भाई, चलें, तो सेक्शन 5.13 reaction of methyl and primary alcohols with hydrogen halides, the SN2 mechanism. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कौन से अल्कोहल्स का रिएक्शन होता है और कौन से का नहीं होता? अभी अकरम, हाँ सॉरी, बोले बेटा, बोले हशम जी। हशम, ये जो SN1 में होते थे वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते थे, टर्शियरी अल्कोहल्स का रिएक्शन होता था उससे टर्शियरी, और सेकेंडरी का भी कुछ कंडीशंस में हो जाता था, सर्टेन कंडीशन। हाँ, वो सर्टेन कंडीशंस क्या थी कि HCl ना हो बल्कि HBr हो, एक तो ये, और HBr क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक होता है HCl की निस्बत, और दूसरा ये कि टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर ना हो बल्कि रेज टेम्परेचर हो। तो जब ये दो कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एसिड जो है
HF और HI के तो रिएक्शंस हमने कहा था कि कोई वो नहीं है, हमें नहीं चाहिए ना, वो हम नहीं यूज़ करते। HCl और HBr के करते हैं। तो HCl के साथ तो सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अल्कोहल्स का रिएक्शन होता है, जबकि HBr के साथ सेकेंडरी का भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी रूम टेम्परेचर नहीं बल्कि हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अब सवाल इससे ये पैदा होता है, ये सुनिए ज़रा इस बात को। सवाल इससे ये पैदा होता है कि अगर, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जो मिथाइल कार्बोकेटाइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, उनका रिएक्शन भी हो जाता है हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ। ऑलराइट, मिथाइल और प्राइमरी अल्कोहल्स का रिएक्शन भी हो जाता है। लेकिन अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, हमने कहा है कि मिथाइल कार्बोकेटाइन भी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बहुत अनस्टेबल है, वो तो बन ही नहीं सकते। तो जब बन ही नहीं सकते तो वो रिएक्शन कैसे होता है? ये सवाल पैदा हुआ ना? सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है ना? कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो सारा ये था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, राइट, और वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं कार्बोकैटाइन को। इसलिए जब सब्स्टिट्यूशन होती है और हाइड्रोजन की जगह पर एल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूट हुए हुए होते हैं, तो फिर टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो है वो स्टेबल होता है। सेकेंडरी उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन बहरहाल सर्टेन कंडीशंस में बन जाता है। जबकि प्राइमरी और मेथिल तो कैटाइन बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर हम फिर भी देखते हैं कि रिएक्शन हो जाता है, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा वो की जाए तो हो जाता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर ये कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर कार्बोकैटाइन तो बन नहीं सकता इनका, ना प्राइमरी अल्कोहल्स का ना मेथिल अल्कोहल्स का, तो फिर कैसे बन रहा है? तो फिर हम ये कहते हैं कि हम इसका फिर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था ना कि अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि जिसके अंदर मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, राइट, या हम खुद ही सोच रहे हैं ना कैसे हो रहा है। तो अगर हम कहते हैं अगर बीच में टर्शियरी कार्बोकैटाइन या सेकेंडरी बन रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में प्राइमरी और मेथिल बन रहा है तो वो तो होना ही नहीं चाहिए रिएक्शन, तो हमें वही अल्टरनेटिव मैकेनिज्म सोचना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू पेज 198 और इसमें ये मैकेनिज्म 5.3 के अंडर ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म दिया हुआ है। पिछले उसमें 3 स्टेप्स थे ना। पहले प्रोटॉन ट्रांसफर होता था, उसके नतीजे में अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनता था। फिर अल्काइल ऑक्सोनियम आयन दूसरे स्टेप में डिसोसिएट हो जाता था और उससे एक कार्बोकैटाइन बनता था, टर्शियरी या सेकेंडरी। और तीसरे स्टेप में उस कार्बोकैटाइन पे एक हेलाइड आयन अटैक करता था और अल्काइल हेलाइड बन जाता था। ये 3 स्टेप्स थे। अब इसमें तो ये स्टेप्स के नाम आप याद रखेंगे ना, ये आपको बहुत सोचने में, याद रखने में, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में और एरोज ड्रॉ करने में हेल्प आउट करेगा। अब ये देखिए मैकेनिज्म 5.3 पेज 198 पे 1 हेप्टेनॉल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन है और इससे 1 ब्रोमोहेप्टेन और वाटर बन रहा है। वही उसी तरह का रिएक्शन है ना जिस तरह का उधर हो रहा था, यानी अल्कोहल चला गया और उसकी जगह पर एक हैलोजन आके लग गया, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की जगह पे हैलोजन आके रख गया। तो वैसा ही रिएक्शन है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए वो। अगर कार्बोकैटाइन इसमें नहीं बनना चाहिए क्योंकि कार्बोकैटाइन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो देखिए पहला स्टेप रिएक्शन का ये वैसा ही है ना जिस तरह उस रिएक्शन का भी पहला स्टेप था, है ना। प्रोटॉन ट्रांसफर है, ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है उस हाइड्रोजन के ऊपर और वो हाइड्रोजन इधर आके लग रहा है, एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। इस केस में हेप्टेनॉल है तो हेप्टाइल ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। पहला स्टेप यही है। लेकिन उधर दूसरा स्टेप क्या होता था कि वो हेप्टाइल, वो जो भी अगर वो होता तो उस ऑक्सोनियम आयन ने डिसोसिएट होकर एक कार्बोकैटाइन बनाना था। लेकिन यहाँ पर हम कार्बोकैटाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर कार्बोकैटाइन बनाएंगे तो वो तो अनस्टेबल होगा, प्राइमरी होगा। तो फिर होता ये है कि दूसरे स्टेप में ये हम ये नहीं कहते, उधर क्या होता था पहले हम कहते थे अल्काइल ऑक्सोनियम आयन जो है उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक कार्बोकैटाइन बनता है। जब वो बन जाता है तो उस कार्बोकैटाइन के ऊपर हेलाइड अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं कहते, यहाँ पे हम कहते हैं कि एक तरफ से हेलाइड अटैक कर रहा होता है, हेलाइड का बॉन्ड बन रहा होता है और साथ साथ ही वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा होता है। यानी बीच में एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो कार्बन है इसका आधा सा बॉन्ड बना होगा वाटर के साथ और आधा सा बॉन्ड बना होगा हैलोजन के साथ। समझ आई बात आपको? यानी ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, लेकिन ट्रू कार्बोकैटाइन कोई बीच में नहीं बन रहा। ये आपको समझ में आ गया पेज के आखिर में जो लिखा हुआ है? यस सर। ऑलराइट, तो ये आप देख लीजिएगा इधर से, मेरा ख्याल है ये क्लियर है। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है?
फ़र्क वो पड़ता है जो हमने एक सेक्शन बीच में छोड़ दिया स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, क्योंकि उधर पहले रिएक्शन में क्या था, कार्बोकेटाइन जाता था और वहाँ पे उसकी जगह पे अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन निकलता था, तो उधर कार्बोकेटाइन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता था उसी जगह पर हेलोजन ऐड होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, वो जो कार्बन है जिसके ऊपर चार्ज आना है उसके आगे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है बल्कि पूरा वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो उधर से हेलोजन अटैक नहीं करेगा बल्कि दूसरी साइड से अटैक करेगा। ये समझ में आ रही बात आपको, ये ब्रोमाइड नीचे से अटैक करता हुआ दिखाया गया, ठीक है। तो इसलिए जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इन्वर्ट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? आसान है जी। ये 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी मैम। ठीक है जी, मेरी एक क्लास है, बस मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट बाद कर लूँगा। थैंक यू। तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल वही है, उसके एटम्स वही हैं, कोई कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म नहीं हो रहा, सब कुछ वही है, मोलेकुलर फार्मूला वही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वही है, लेकिन वो जो हेलोजन आके लग रहा है उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन कैसी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, All right, good. So let's leave this for now. And if you have any questions, please do ask the questions today and tomorrow. ठीक है? After tomorrow afternoon, मैं available तो हूँगा लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर सकूँगा, alright? क्योंकि मैं बिज़ी हूँ अगले 4 दिन उसके बाद, from Friday night to Tuesday evening, ठीक है। लेकिन मैं अवेलेबल हूँगा व्हाट्सएप पर, लेकिन मैं फ़ौरन से जवाब तो खैर अभी भी नहीं दे पाता, सॉरी, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ दे दूँ आपको, ठीक है। तो लेकिन आप बाद में भी पूछ सकते हैं। फ़र्क SN1 और SN2 में ये है कि SN2 रिएक्शन के जो रेट मैकेनिज्म डिटर्मिनिंग स्टेप था उसके अंदर कार्बोकेटाइन ही इन्वॉल्व था, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन से कार्बोकेटाइन बन रहा था, राइट? Yes, sir. राइट, तो वो SN1 था, एक ही मॉलिक्यूल था। इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ना सिर्फ वो अल्काइल ऑक्सोनियम आयन इन्वॉल्व है बल्कि वो हेलाइड भी इन्वॉल्व है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए ये बायोमोलेक्युलर है, इसलिए SN2 कहते हैं, ठीक है। और इससे ज्योमेट्री इन्वर्स हो जाती है, उसके अंदर नहीं होती। ऑलराइट, अबाउट मिड टर्म, 20 मार्क्स का मिड टर्म होगा, ऑलराइट। 2 नंबरों के 5 सवाल होंगे, ठीक है, और सॉरी 2 नंबरों के 6 सवाल होंगे और 4 नंबरों के 2 सवाल होंगे, ऑलराइट। सर चॉइस है? नहीं भाई, मिड टर्म सेमेस्टर सिस्टम कौन चॉइस कहाँ से आ गई? तो 2 नंबर के 6 सवाल होंगे, और ये दे दूं चॉइस? यार चॉइस इस तरह के पैटर्न में अच्छी नहीं लगती ना, सर दे दे सर। आप लोगों को भी बुरा लगेगा, है ना, मैं आप लोगों के साथ इस तरह बच्चों का ट्रीट, आप नाराज हो जाएंगे कि क्या बच्चों की तरह हमें चॉइस दे रहे हैं, है ना, माइंड करेंगे आप लोग? खुश होंगे। नो सर, हम बच्चे सर। नहीं हम बच्चा नहीं समझते आप। हम नाराज नहीं होते, आप दे दें। अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं कि जो बड़े सवाल हैं 4 नंबरों के वो मैं 3 दे दूंगा, उनमें से 2 करने होंगे, और जो छोटे सवाल हैं 2 नंबरों के वो 7 दे दूंगा, उनमें से 6 करने होंगे। रीजनेबल? ओके, यस सर। Thank Okay, you, sir. sir. ऑलराइट, ऑलराइट, मैं नहीं चाहता सर, कि टाइम मिड टर्म का यार ये वो आपकी डेट शीट पे लिखा होगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम है। 1.5 घंटा। 1 hour 30 minutes। हाँ बस कोई 1 hour 30 minutes है, और उसके अंदर मैं इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप अगर अपनी अंग्रेज़ी झाड़ना चाहते हैं, और ना ये वो आर्ट्स का पेपर है कि आप खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाएं और मार्केट से लिखें, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और ना इसका कोई नंबर होगा, बस मैं पढ़ सकता हूँ आपकी बात, और जितने आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उतनी खुशी की बात है, जितनी अंग्रेज़ी लिखेंगे उतने दुख की बात है।
तो स्ट्रक्चर ज़्यादा लिखें, बनाएं, उन्हीं से बात करें, उधर ही कोई एरो बनाएं और वो करें, बजाय ज़बान से एक्सप्लेन करने के आप वो केमिस्ट्री की ज़बान ही इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अंग्रेज़ों से उर्दू बोलेंगे उन्हें समझ नहीं आएगी, केमिस्ट से आप अंग्रेज़ी बोलेंगे उसे समझ नहीं आएगी, हर किसी की अपनी ज़बान होती। तो अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि अंग्रेज़ी कम इस्तेमाल करें, स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाएं। सवाल इस तरह के मैं नहीं दूंगा डिफ़ाइन दिस, और ये नहीं चलेगा, डिफ़ाइन दिस नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट की और डिफ़ाइन करें, मैं आपको कोई 2 स्ट्रक्चर्स दे दूंगा या कोई एक स्ट्रक्चर दे दूंगा और मैं इसमें कहूँगा इसमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, बताएं है या नहीं है, अगर है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। या मैं कोई 2 कार्बोकैटाइंस दे दूंगा और मैं बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट के, उसमें आप बताइए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सही है। इस तरह कोई मैं रिएक्टेंट्स दे दूंगा और आपने उसकी प्रोडक्ट्स बतानी होंगी, ठीक है। तो जिस तरह अल्कोहल मैं दे दूंगा ना, आप रिएक्शन ही थोड़े से पढ़े हुए, ठीक है, तो 2 तो रिएक्शन पढ़े, तो मैं कोई अल्कोहल दे दूंगा और मैं उसका रिएक्टेंट दे दूंगा कि ये रिएक्ट कर रही है किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, प्रोडक्ट बता दें, तो सिंपल है, हेप्टेनॉल है तो हेप्टेन क्लोराइड बन जाएगा, राइट। नॉमेनक्लेचर के सवाल हो सकते हैं दोनों तरह से, स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा और आपने नाम बताना होगा, और नाम दिया होगा और स्ट्रक्चर बताना होगा। नाम मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर आईयूपैक का वो करें, ठीक है। फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर से मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, आप सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। हेप्टेन 1 ओल, ठीक है, हेप्टेन 1 ओल, ठीक है, हेप्टाइल अल्कोहल नहीं, हेप्टेन 1 ओल। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स नहीं पूछूंगा आपसे, ये नहीं होगा राइट डाउन द रूल्स ऑफ नॉमन, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के फॉर्मल चार्ज, जी बिल्कुल, फॉर्मल चार्ज मैं कैलकुलेट कराने के लिए आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, आप उसका फॉर्मल चार्ज उसमें एटम के करें। आइसोमर्स बनाना, मैं आपको ये एक मोलेकुलर फार्मूला दे दूँ और कहूँ इसके आइसोमर्स जितने बनते हैं वो बना दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह मैं 2 एसिड्स दे सकता हूँ और आपको बताऊँ, पूछूँ कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और क्यों, ठीक है। और वो फिर आपने वो तीनों फैक्टर्स जहन में रखने हैं, वो जो हमने पढ़े एसिडिटी की स्ट्रेंथ के, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर्स मैं दे सकता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। वो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं रेजोनेंस के और आप बता देंगे। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं देनी ना, लिमिटेड। नहीं, हाँ बिल्कुल सीधी डायरेक्ट बात करनी है, कोई कहानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतने सारे हैं ना, मुझे लंबे पेपर चेक करने का दिल करता है और ना आपका लिखने का दिल करेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको लेट्स कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। तो उसके बाद हाँ, तो रेजोनेंस के 2 स्ट्रक्चर दे दिए। मैंने पूछा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एक घोड़ा होता है और एक खच्चर अभी एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है और असल स्ट्रक्चर खच्चर होता है। हाँ, तो वो खच्चर घोड़े से ज्यादा मिलता है या गधे से ज्यादा मिलता है, ये सवाल होगा। यानी 2 स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, मैं कहूँगा ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से ज्यादा किसके करीब होगा, वो हमने रूल्स पढ़े थे, राइट, कि जिसके अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वगैरह वगैरह, वो सारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिफाइन करें, क्वांटम नंबर को डिफाइन करें, ये वाली चीजें नहीं आएंगी, एक्सरसाइज भी नहीं आएंगे। एक्सरसाइज से मैं कोई सवाल उठा के नहीं दूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, पेपर बनाने का ये तरीका नहीं होगा कि मैं एक्सरसाइज खोलूँ और उसमें सवाल दूं। लेकिन ऐसे सवाल हो सकते हैं जो ये जो मैंने बोले हैं ना, इन्हीं में से कोई हो सकता है जो कि एक्सरसाइज में इससे मिलता जुलता सवाल आया वो, ठीक है। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको फेल करने का, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको पास करनी, मैं आपको चाहता हूँ कि आप पास हों, लेकिन पास होना तो आपने है ना, ठीक है। मैं बस फेल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन बस आपको खुश करना है। नहीं, मुझे खुश नहीं करना आपने सवालों के जवाब अच्छा पेपर देकर सर। हाँ, मैं कुछ ना कुछ मतलब मार्क्स देने की कोशिश करूंगा हर किसी को, हाँ, अगर आपने पूरा सवाल सही नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन मुझे समझ में आई है कि आपने कुछ ना कुछ सोचा है ना, सही तरह से सोचा है, तो मैं उसके भी मार्क्स दे दूंगा आपको, पूरे नहीं, मतलब 2 नंबर का सवाल है, आपने जवाब सही नहीं लिखा, जवाब आपने गलत पिक कर लिया, लेकिन आपने कुछ ना कुछ सोचा था सही डायरेक्शन में, तो मैं आपको 1 नंबर दे दूंगा, हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा सही हो तो 1.5 नंबर दे दूंगा, भले जवाब गलत हो, ठीक है। तो वो सवाल एक्चुअली मैटर नहीं करता कि आप, मैं आपके वो चेक करना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट के तौर पर आपकी रीजनिंग डेवलप हो रही है या नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप समझते हैं या नहीं, स्ट्रक्चर के ऊपर देखकर आप कैसे प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। हाँ, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले सवाल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 2 स्ट्रक्चर्स दे दूँ,
ठीक है, तो आप ऑलराइट, गुड, ओके सर। चलें जी, यस सर। ऑलराइट। ये अगर कोई सवाल है तो आज और कल पूछ लीजिए। मैं प्रॉमिस नहीं करता लेकिन आज और के फ़ौरन जवाब दूंगा, लेकिन आज और कल पूछे जाने वाले सवालों के इंशाल्लाह आपको मिड टर्म से पहले पहले जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जो आप सैटरडे संडे को पूछेंगे वो शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो उनके जवाब देना, ठीक है, ओके। तो मिड टर्म ऑनलाइन ही होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऑनरेबल रहेंगे और आप डिग्निफाइड रहेंगे और अपनी इंसानियत की तौहीन करते हुए अनफेयर मीन्स इख्तियार नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए रिजल्ट्स में, ठीक है। ये आप अपने आप को भी धोखा देंगे और हमें भी धोखा देंगे और अल्लाह को भी धोखा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो है जैसा है वैसे सामने आ जाए। मुझे पता चलना चाहिए ना आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि फिर बाकी सेमेस्टर मैंने पढ़ाना हो, शायद अगले सेमेस्टर भी मैंने पढ़ाना हो, तो अब मैं अपना चीज़ों को चेंज करूँ ना, उसके हिसाब इंशाल्लाह। से ज़्यादा आसान करूँ। तो अगर आपको आता नहीं है और आप अनफेयर मीन्स यूज़ करके कर लेते हैं तो मेरे जहन में ये आएगा कि यार ठीक है सब सही चल रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया होगा और फिर मैं आगे से फिर और मुश्किल पढ़ाता चला जाऊँगा। तो प्लीज़ इस टेस्ट को इस तरह से ना लीजिए कि सिर्फ आपने मार्क्स लेने हैं, बल्कि अपने आप को तैयार करने का वो एक, और अपनी जेन्युइन जो आपकी जिस लेवल पे खड़े हैं ना वो उसकी रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। मार्क्स कम हो कोई बात नहीं, हम उसको एडजस्ट करने के लिए मैं कुछ और तरीके सोच सकता हूँ। मैं आपको क्विज के अंदर, आगे क्विज है उसके अंदर मैं कर दे सकता हूँ, आपको मार्क्स दे सकता हूँ, असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स दे सकता हूँ। मार्क्स सेकेंडरी है, व्हाट मैटर्स इज कि जो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आई हुई है या नहीं। फ्यूचर में आपने फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करना है, आपने रिसर्च के अंदर अगर जाना है तो ये प्रिंसिपल समझ में होने चाहिए, ये अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। ओके, सी यू ऑन मंडे, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर। अल्लाह सर 9 बजे स्टार्ट होगा ना? बस जो डेट शीट के हिसाब से